Good afternoon, doctor. Good afternoon, ma'am. Hello, good afternoon, ma'am. Yeah, doctor, we have few participants who have joined us. Can we wait for 2 to 3 minutes so that more people Yes. can join us? Yes, ma'am. So very good afternoon, everyone, and thank you so much for joining. We will be starting the meeting in 4 p.m., which is the scheduled time. So please stay tuned and stay connected. Doctor, will you be sharing the slides from your end, or should I share them? I will share it. All right. Doctor, I think we are good to go. Shall we start? Yes, ma'am. We should start. Very good afternoon, everyone, and welcome to Pep Talk. Today we have Dr. Ashok Rana with us. He is a consultant physician, very experienced and very skilled in his field of specialization. So thank you so much, Doctor, for joining us today. Thank you for taking out the time to be with us here in this platform and for educating us about a very important topic. The topic we are discussing today is protecting your heart during diabetes. तो जो टॉपिक आज हम डिस्कस कर रहे हैं वो है प्रोटेक्टिंग योर हार्ट ड्यूरिंग डायबिटीज। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल बहुत हाई टाइम तक अगर बहुत लंबे टाइम तक अगर आपका हाई शुगर लेवल रहता है तो उससे आपके हार्ट की फंक्शनिंग इफेक्ट होती है। एंड अनकंट्रोल्ड शुगर लेवल कैन आल्सो लीड टू इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ हार्ट प्रॉब्लम्स लाइक स्ट्रोक एंड हार्ट अटैक। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ आवर हार्ट। बहुत जरूरी है कि हम अपने हार्ट का ख्याल रखें अच्छे से, और कैसे हम घर पर सिंपल मेजर्स लेकर के अपने हार्ट को हेल्दी रख सकते हैं, और कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हमें हार्ट प्रॉब्लम है या कैसे हम टेक केयर कर सकते हैं अपने हार्ट का। तो डॉक्टर राणा विल बी गाइडिंग अस ऑल अबाउट हार्ट हेल्थ टुडे।
So thank you so much, Dr. Rana, once again for joining us, and thanks to all the participants who have joined us. A small request to all our participants, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है सारे participants से, अगर आपका कोई भी डाउट एंड क्वेरी है जो आप पूछना चाहते हैं about the topic that we are discussing today, then you can enter your query in the chat box or you can ask directly at the end of the session. कोई भी सवाल आपका हो जो आप पूछना चाहते हैं तो आप अपनी क्वेरी को हमें चैट बॉक्स पर लिख करके भेज सकते हैं, या फिर एट द एंड ऑफ द सेशन आप डायरेक्टली खुद से ही अपना सवाल पूछ सकते हैं. So without any further ado, let us begin. Over to you, Doctor. Thank you, ma'am, for giving nice introduction of the topic as well as of Dr. Shukrana. Starting with the topic that is protecting your heart during diabetes. This is very important topic because diabetics are more prone to heart disease, because it has been said that diabetes and heart disease often go hand in hand. And it is very true. This statement is very true because heart disease is very common और सीरियस प्रॉब्लम होती है और ये लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है फॉर बोथ मेन एंड वुमेन. और ये भी देखने में आया कि जो डायबिटिक्स हैं दे आर ट्वाइस लाइकली टू हैव हार्ट डिजीज, मतलब 2 गुना उनमें हार्ट डिजीज ज्यादा है और स्ट्रोक का चांस ज्यादा होता है. स्ट्रोक का मतलब होता है कि ब्रेन में खून का जमना जिसकी वजह से अधरंग, लकवा या ब्रेन हेमरेज टाइप की कंडीशंस हो सकती हैं, उसको हम स्ट्रोक कहते हैं. और ये दोनों बीमारियां जैसे कि हार्ट डिजीज जो मैं कह रहा हूँ और स्ट्रोक, ये यंगर एज में होती है. रूटीन में जो है आमतौर पे जो एजिंग प्रोसेस की वजह से ये बीमारियां हो सकती हैं, परंतु जो डायबिटिक्स हैं उनमें ये बीमारी एट ए यंगर एज होती है. तो एक ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जितनी डायबिटिक्स लंबी रहेगी या डायबिटीज की डिजीज जितनी लंबी रहेगी एक पेशेंट में, उसमें उतना ही ज्यादा चांसेस होते हैं हार्ट डिजीज होने के. तो इन सब चीज़ों को लोअर करने के लिए या इन हार्ट डिजीज से अपने आप को बचाने के लिए या रिस्क कम करने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें डायबिटीज को वेल कंट्रोल रखना है. सबसे क्रक्स ऑफ द सिचुएशन जो है हमारी वो यही है कि हमें डायबिटीज को कंट्रोल रखना है, अच्छे से कंट्रोल रखना है, जिससे कि हमारा HbA1c लेस देन 7 रहे. और इसके लिए हमें जो भी उपाय करने पड़ेंगे, जैसे कि हमें लाइफस्टाइल में मॉडिफिकेशंस और उसके साथ हमें ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स जैसे कि ड्रग्स होती हैं, जो भी मेडिसिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं या इवन इंसुलिन हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट्स को, वो सब इस चीज के लिए इम्पोर्टेंट है कि हमें अपनी डायबिटीज को प्रॉपर कंट्रोल रखना. अब ये स्लाइड से हमें पता लगता है कि जो डायबिटीज की पेशेंट्स हैं उनमें हार्ट डिजीज अर्ली स्टेज में शुरू हो जाती है. और इसी वजह से जो पेशेंट्स को डायबिटीज अर्ली स्टेज में डायग्नोज हो रही है उनके लिए निहायत जरूरी है ये बात भी कि उनको डायबिटीज अच्छे से कंट्रोल करनी है, सो दैट दे कैन लिव ए लॉन्गर लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब ये स्लाइड में मैं बताना चाहूंगा कि क्या चेंजेस क्या होती हैं डायबिटीज में, जो आर्टरी में यानी कि खून की नाड़ियों में क्या चेंजेस आती हैं जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं. नॉर्मल आर्टरी में हमारी 3 लाइनिंग होती हैं, 3 कवरिंग्स हैं. आउटर को हम ट्यूनिका एडवेंटिशिया कहते हैं, बीच में ट्यूनिका मीडिया और इंटरनल में ट्यूनिका इंफिका. ये तीनों अलग अलग तरह के टिश्यू से बनी होती हैं. परंतु जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो अंदर की लेयर है जिसको एंडोथेलियम कहते हैं वो डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ हाई लेवल्स ऑफ ब्लड ग्लूकोज के जो पार्टिकल ब्लड में घूम रहे हैं हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से. वो डैमेज होने से क्या होता है कि उसमें लिपिड्स, कैल्शियम, सेलुलर और कोलेस्ट्रॉल के पार्टिकल जम जाते हैं. इसके जमने से क्या है, जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उनकी जो आर्टरीज का ल्यूमन है यानी कि डायमीटर वो कम हो जाता है एज कम्पेयर टू नॉर्मल पर्सन. और कम होने से क्या है कि जो ब्लड सप्लाई हार्ट को जा रही है या ब्रेन को जा रही है उसकी अमाउंट कम हो जाता है और पेशेंट को उसकी वजह से कम ऑक्सीजन जाती है और कम ऑक्सीजन की वजह से पेशेंट को हार्ट अटैक होने के चांसेस हो जाते हैं. और ये हार्ट अटैक आमतौर पे पेशेंट को एक्सर्शन की एक्टिविटी करते हुए इस तरह की सिचुएशन में होती है. हार्ट डिजीज को हम कैसे कह सकते हैं कि हार्ट डिजीज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि जो पेशेंट को हार्ट डिजीज होता है सबसे पहले वो पेशेंट कहता है कि मेरी छाती में दर्द हो रहा है, जैसे इस फोटो में दिखाया गया है कि इसमें पेशेंट कहता है कि मेरे फ्रंट ऑफ चेस्ट में छाती में भारीपन हो रहा है या दर्द हो रहा है या स्क्वीजिंग सेंसेशन होती है या बर्निंग सेंसेशन होती है. कई बार हम उसको
इसके साथ हम वो कर लेते हैं, कंफ्यूज कर लेते हैं कि हमारे एसिडिटी बन रही है, तेजाब बहुत बन रहा है। तो हमें इस चीज को बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि तेजाब की अगर फीलिंग किसी पेशेंट को लगती है और डायबिटिक है, तो उसको सबसे पहले अपनी ईसीजी करवा के ये फाइंड आउट करना चाहिए कि उसको हार्ट डिजीज तो नहीं हो रही। Coronary artery disease caused by the buildup of plaque in the walls of the coronary artery. जैसे मैंने पिछली स्लाइड में बताया कि जो उसकी इंटरनल वॉल खराब होने की वजह से उसमें कोलेस्ट्रॉल का प्लाक बन जाता है। प्लाक का मतलब छोटा सा तख्ता इकट्ठा हो जाता है और जिसकी वजह से उसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है उस आर्टरी में से और हार्ट को ऑक्सीजन ब्लड की सप्लाई कम हो जाती है। जो प्लाक है ये किस चीज का बना होता है? ये कोलेस्ट्रॉल का बना होता है। कोलेस्ट्रॉल की डिफरेंट फॉर्म्स हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, ट्राइग्लिसराइड्स हैं और वीएलडीएल हैं। ये तीन जो हैं नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल हम इनको कहते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल हमारी आर्टरी के अंदर जम जाती हैं और उसको नैरो कर देती है। नैरो करने से फिर वही है कि ल्यूमन नैरो हो जाता है और ब्लड सप्लाई कम हो जाती है। जिस प्रोसेस को हम, जो ये नैरो होने का प्रोसेस है, इसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। एक मैं ये मॉडल के थ्रू इसमें दिखाना चाहूंगा कि इसमें एक ये नॉर्मल आर्टरी है, ये वाली ऊपर वाली नॉर्मल आर्टरी है। इसमें धीरे धीरे ऐसे करके ये प्लाक इकट्ठा हो जाता है और अल्टीमेटली क्या होता है, पहले ये ऐसे होता है फिर उसके बाद ब्लॉक कर देता है। जब ये ब्लॉक हो जाता है तब इसका मतलब ये है कि उसको पेशेंट को हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक हो। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोसिस। तो एथेरोस्क्लेरोसिस हमारी खून की हर नाड़ी में होता है। जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनमें एथेरोस्क्लेरोसिस का जो इंसिडेंस है वो ज्यादा है और अर्ली ऑनसेट, जल्दी शुरू हो जाता है प्रोसेस। अगर एक नॉर्मल पॉपुलेशन में देखें तो एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस 45-50 से शुरू होगा, परंतु डायबिटिक पेशेंट्स में ये प्रोसेस 35-40 के बाद शुरू होना शुरू हो जाता है। और इसको क्या होता है कि इसकी वजह से हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज हो जाता है। तो डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द हार्ट कैन कॉज हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब ये है कि जिसको हम कहते हैं एक्यूट मायोकार्डियल इंफार्क्शन। सिमिलरली डिक्रीज ब्लड फ्लो टू द ब्रेन कैन कॉज स्ट्रोक, जिसको हम कहते हैं कि ब्रेन के अंदर खून का खत्ता जम गया और जिसकी वजह से पेशेंट को पैरालिसिस हो गया या उसकी आवाज चली गई या उसके आंखों की रोशनी चली गई। जहां भी खून का कत्ता जमा होता है वहीं पे जाके उस एरिया की जो सप्लाई है ब्रेन की, वो चीज हमारी बॉडी पे अफेक्ट करती है। अब ये डायबिटीज कैसे अफेक्ट करती है, अभी तो बताया गया। हाई ब्लड शुगर जो है कैन डैमेज ब्लड वेसल्स एंड द नर्व्स दैट कंट्रोल योर हार्ट। अब जैसे मैंने बताया कि ब्लड वेसल्स में एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से ब्लड सप्लाई कम होती है, इसी तरह से जो नर्व्स को आर्टरी सप्लाई करती हैं उनको हम कहते हैं वासा नर्वोरम। छोटी छोटी आर्टरीज होती है, बिल्कुल बारीक आर्टरीज, धागे के लायक होती हैं। उनमें जो ब्लड सप्लाई जारी होती है, बिकॉज उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस होने से क्या है, वो नर्व्स की जो ब्लड सप्लाई है बिल्कुल डेड हो जाती है, जिसकी वजह से नर्व्स जो है जो सप्लाई कर रही है हार्ट को और उसके एरिए को, वो डेड हो जाती हैं और उसकी वजह से क्या है, पेशेंट को हार्ट डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और इसी वजह से वासा नर्वोरम के अफेक्शन की वजह से पेशेंट को डायबिटिक न्यूरोपैथी भी होती है, जिसका मतलब होता है पैर की नसें सुन्न हो जाती है। सेकेंड पार्ट क्या है, हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर एक बहुत इंपॉर्टेंट कोमॉर्बिड डिजीज है जो कि डायबिटिक पेशेंट में साथ साथ रहती है। इससे क्या है कि हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है कि हमारी बॉडी की जो खून की नाड़ियां हैं पेरिफेरी की, एओर्टा से जो निकलती हैं, उनमें क्या है, वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। वास्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ती क्यों है? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से वो आर्टरी हार्डन हो जाती है, थिक हो जाती है और उसमें ब्लड प्रेशर जो ब्लड फ्लो करता है वो बड़ी अगेंस्ट रेजिस्टेंस फ्लो करता है, जो कि हम ब्लड प्रेशर की फॉर्म में मेजर करते हैं। और ये जो ब्लड प्रेशर है ये भी हमारी हार्टरी पे क्योंकि अटैक करता है वॉल्स पे, तो उसको भी खराब करता है और जिसकी वजह से जो आर्टरीज हार्डन हो जाती हैं और कभी भी वो टूट सकती हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रेन हेमरेज हो गया। दिस इज द कॉज ऑफ ब्रेन हेमरेज। तो हाई ब्लड प्रेशर और डायबिटीज जो दोनों बीमारियां हैं, दे आर कोमॉर्बिड कंडीशन। बहुत सारे लोगों में, लगभग 20% पेशेंट्स में वो इकट्ठी रहती है, तो इसलिए इनको कंट्रोल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड पार्ट क्या है, टू मच एलडीएल।
लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं, एक और होती है VLDL, वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। इन दोनों को अगर ब्लड स्ट्रीम में जो चल रही है, क्योंकि जिस पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो ये दोनों LDL और VLDL दोनों ज्यादा रहती है। तो इन दोनों ज्यादा होने से क्या होता है कि ये प्लाक फॉर्म करती है। जैसे मैंने आपको स्लाइड में बताया पहले में कि पहले एंडोथेलियम डैमेज होगी, उसके बाद उसमें कोलेस्ट्रॉल बैड और ये वाली जो दोनों VLDL और LDL जमा होगी, और साथ में ट्राइग्लिसराइड जमा होते हैं, और उसके ऊपर आके हमारे और डेब्रिस टिश्यू जम गए, प्लेटलेट्स जम गए, रेड ब्लड सेल जम गए, और मैक्रोफेजेस आके बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से एक तरह से वो एक माउंट टाइप का बन जाता है, हिल टाइप की बन जाती है, और वो क्या करती है कि वो आर्टरी के अंदर ब्लॉक कर देती है, ब्लॉक कर देती है। जब तक वो ब्लॉक नहीं होता, जब तक पेशेंट को सफाई मिलती रहती है, परंतु जब भी वो एक्सर्शनल एक्टिविटी करेगा, जैसे कि साइकिलिंग करी, सीढ़ी चढ़ा, या हिली एरिया पे गए, तो उस टाइम उसको उससे ब्लड सप्लाई हार्ट की कम हो जाती है, उसको एंजाइना होता है, जिसको हम कहते हैं हार्ट अटैक से पहले की सिचुएशन। और वो एंजाइना से हमें डायग्नोज होता है कि पेशेंट को एथेरोस्क्लेरोसिस इतनी लेवल की हो गई है कि अब कभी भी हार्ट अटैक पे जा सकते हैं। तो इट इज अ सॉर्ट ऑफ वार्निंग साइन फॉर कमिंग हार्ट अटैक। तो हमें ऐसे पेशेंट को जिनको एंजाइना की प्रॉब्लम आ रही है या जो प्रेजेंट करते हैं, उनको हमें फुल्ली इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए कि उसको कितनी डैमेज है, कितनी ब्लॉकेज है उसकी आर्टरी में, कॉर्नरी आर्टरीज में, जिसको कि हम कॉर्नरी एंजियोग्राफी करके देख सकते हैं। और जहाँ पे ब्लॉकेज 50% से मोर हो रही है, तो हम उसमें स्टेंटिंग कर सकते हैं। उससे क्या है कि हमारा जो हार्ट का भी टिश्यू डैमेज परमानेंट नहीं हुआ, उसको हम बचा सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ताकि वो आगे के लिए पेशेंट को हार्ट अटैक में कन्वर्ट ना हो। क्योंकि एक बार अगर हार्ट अटैक हो गया, जितने एरिया की ब्लड सप्लाई डेड हो गई है, वो हार्ट मसल डैमेज हो जाता है, और उसको हम रिट्रीव नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस हम उसको टाइमली इंटरवेंशन नहीं करेंगे, जो कि सम टाइम्स इट इज डिफिकल्ट, क्योंकि पेशेंट उसमें घूमता रहता है इधर से उधर। वो पहले 4-5 घंटे जो गोल्डन आवर पीरियड होता है, 4 to 6 आवर, वो वेस्ट हो जाता है इन द प्रोसेस ऑफ कंसल्टेशन विद द डिफरेंट डॉक्टर्स। क्योंकि पेशेंट के मन में ये रहता है कि मेरे को हार्ट अटैक नहीं हुआ, ये तो मेरे को तो सिंपल अभी तेजाब की तकलीफ थी, डॉक्टर ने मेरे को सही नहीं बताया, या मेरे को एक ओपिनियन और लेना। इसी चक्कर में पेशेंट अपना जो गोल्डन टाइम होता है, जिसको गोल्डन इंटरवल कहते हैं, वो वेस्ट कर देते हैं। अगर गोल्डन इंटरवल में पेशेंट हॉस्पिटल में चला जाता है, तो तुरंत उसको अगर एंजियोग्राफी करके स्टेंट डल जाए, तो उसकी परमानेंट डैमेज से वो हार्ट बचाया जा सकता है। बट दैट इज पॉसिबल इन वेरी फ्यू सेंटर, या फ्यू हॉस्पिटल, या फ्यू सिटीज, क्योंकि पब्लिक की अवेयरनेस बहुत कम है इसका। इसके बाद हाई ट्राइग्लिसराइड्स एंड लो HDL कोलेस्ट्रॉल जो मिलके ये हमारे हार्डनिंग ऑफ द आर्टरीज की तरफ कंट्रीब्यूट करते हैं। These factors can also raise your risk for the heart disease. कौन कौन से फैक्टर्स हैं, प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हम इनको लेबल करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है स्मोकिंग। स्मोकिंग इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस है वो अर्ली इनिशिएशन हो जाती है, और वो बहुत फास्टली डिवेल्प होता है, जिसकी वजह से क्या है, पेशेंट को अर्ली ऑनसेट ऑफ कॉर्नरी आर्टरी डिजीज होने की संभावना रहती है। सेकेंड फैक्टर क्या है, ओवरवेट। ओवरवेट होने से क्या है, पेशेंट में वही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा ज्यादा है, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा ब्लड में घूम रही है, और उसके बाद पेशेंट की एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बहुत जल्दी जल्दी होता है। तीसरा है फिजिकल एक्टिविटी का कम होना। आजकल के आप हालात में देखें तो हमारी जो यंगर जनरेशन है, और जो हमारी मिडिल जो एज की जनरेशन है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन वर्क फ्रॉम होम, तो सारा टाइम 10-10, 12-12 घंटे बच्चे बैठे रहते हैं, दे आर नॉट गेटिंग एनी फिजिकल एक्टिविटी, या बहुत ही कम एक्टिविटी है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल, जिसकी वजह से उनका वेट गेन भी हो रहा है बिकॉज ऑफ सीडेंटरी लाइफस्टाइल, और उसके साथ साथ उनकी फिजिकल एक्टिविटी भी कम है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल के लेवल भी बढ़ रहे हैं और ओबेसिटी की इंसिडेंस भी बढ़ रही है। तो इन सब चीज़ों के लिए हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें पेशेंट को, ये पब्लिक को अवेयरनेस देनी चाहिए कि भाई आप बीच बीच में उठ के 15-20 मिनट, आधा घंटे बीच में घूमें, घर में अंदर ही घूमने चाहे, थोड़ा सा फास्ट वॉक कर लें अंदर ही, कोई एरोबिक्स कर लें, जिससे कि आपकी एक्टिविटी हो जाए और हार्ट की एक्शन थोड़ी सी आ जाए, हार्ट में पंपिंग एक्शन थोड़ी सी बढ़ जाए।
फिर डाइट का, ईटिंग ए डाइट हाई इन सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट्स, कोलेस्ट्रॉल एंड सोडियम। अब ये जंक फूड खाने का ट्रेंड इतना ज्यादा है, डोमिनो से और हैंगर से सब जगह से बच्चे मुकाम बाटी खाते हैं, उसमें ट्रांस फैट्स बहुत हैं, सैचुरेटेड फैट्स बहुत हैं, कोलेस्ट्रॉल रिच फूड्स हैं और साल्ट बहुत होता है। ये सब चीजें जो है हमारे बॉडी वेट को इंक्रीज करती हैं, और बॉडी वेट इंक्रीज करने से क्या एथेरोस्क्लेरोसिस का प्रोसेस बढ़ता है एंड अल्टीमेटली हार्ट के ऊपर इसका इफेक्ट आता है। फिर उसके बाद है अल्कोहल। अल्कोहल की ड्रिंकिंग आजकल ये बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा बच्चों में है, मिडिल एज जो बच्चे हैं जो ये हमारे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, अपने कहीं काम में लगे हैं, उनके एमएनसी के उनके जो टारगेट्स अचीव करने हैं, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रेस दे आर इंडल्जिंग इन लॉट ऑफ अल्कोहल। सो इट शुड बी अवॉइडेड, इट शुड बी मिनिमाइज्ड। बिल्कुल कम से कम अमाउंट में अगर लेना है तो लेना चाहिए, अवॉइड करें कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ अल्कोहल शुड बी नॉट टेकन। People with diabetes are also more likely to have heart failure. अब एक कंडीशन होती है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर का मतलब क्या होता है? हार्ट फेलियर का मतलब ये नहीं कि भी आपका हार्ट फेल हो गया बिल्कुल अब काम ही नहीं करेगा। हार्ट फेलियर का मतलब ये होता है कि हार्ट हमारा उतना ब्लड पंप नहीं कर पा रहा जितना हमारी बॉडी को चाहिए। क्यों नहीं पंप कर पा रहा है? क्योंकि उसके मसल्स जो है हार्ट के, ये हार्ट का एक मॉडल है मैं दिखाना चाह रहा हूँ। इस मॉडल में जो हार्ट मसल्स लगे हैं ये हार्ट मसल जो हैं ये वीक हो जाते हैं, लेक्स हो जाते हैं बिकॉज ऑफ डेपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इन द आर्टरीज, और जिसकी वजह से उसमें ऑक्सीजन की कमी होने से ये लूज हो जाते हैं, और इसकी वजह से इनकी जो ताकत है दैट इज फोर्स ऑफ कंट्रैक्शन ऑफ दिस हार्ट मसल वो वीक हो जाती है। और वीक होने से क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम जो हार्ट का स्ट्रोक जो उसने करना है, पुश करना है हार्ट ने, पंप करना है, वो अगर हम 50 to 60 ml पुश करना है तो ये पुश करता है 30 ml। तो इजेक्शन फ्रैक्शन इसको हम कहते हैं 55 to 75 के आसपास इसकी रेंज होती है, जो नॉर्मल इजेक्शन फ्रैक्शन होती है एक पेशेंट के हार्ट पर्सन के हार्ट की। बट जो पेशेंट डायबिटिक्स होते हैं बिकॉज ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हार्ट मसल, उनकी इजेक्शन फ्रैक्शन कम होके 50 के आसपास, 45, 50 और इससे भी कम आ जाता है। ऐसे पेशेंट्स को हम कहते हैं कि पेशेंट ये हार्ट फेलियर में चला गया, और इसकी हार्ट फेलियर रिडक्शन फ्रैक्शन की वजह से इसकी टोटल जो ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी है वो कम हो जाती है। तो जब कम हो जाती है तो क्या होता है, जब वापस ब्लड भी नहीं आ रहा होता पेशेंट का, तो प्रेजेंटेशन क्या होती है पेशेंट की? सबसे पहले होता है पेशेंट कहता है कि मैं थोड़ा चलता हूँ सर, मेरे को सांस चढ़ती है, मेरी सांस फूल जाती है, मैं ज्यादा देर बात करूँ तो मेरी सांस फूल जाती है, जब मैं चलता हूँ तो मैं थोड़ी देर बैठ जाऊँ तो मेरे पैरों पे स्वेलिंग आ जाती है, सोजिश आ जाती है, बिकॉज पैरों में पानी इकट्ठा हो जाता है। और इसी तरह सांस क्यों फूलता है? क्योंकि लंग्स में पानी इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत आती है, क्योंकि पूरी एयर एंट्री नहीं होती, और जो ऑक्सीजन आपस में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो ट्रांसमिशन है वो कम हो जाती है, क्योंकि बीच में फ्लूइड के लेयर आ जाती है। तो इस चीज को हमें बचने के लिए हमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि डायबिटीज और ब्लड प्रेशर को हमें कंट्रोल रखना है, क्योंकि ये दोनों डिजीजेस दे आर लाइक सिस्टर्स एंड दे गो हैंड इन हैंड, so they should be controlled, both of them should be controlled in time. अब हार्ट डिजीज को टेस्ट कैसे कर सकते हैं? हार्ट डिजीज को टेस्ट करने के मेथड है कि हमें पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करना है, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करना है, वेट चेक करना है कि उससे हमारी हार्ट डिजीज का रिस्क कितना है डायबिटिक पेशेंट। इसके बाद उसके कुछ 3-4 टेस्ट इंपॉर्टेंट हैं जो रिकमेंडेड हैं कि हमें ये देखने के लिए कि इस पेशेंट में, डायबिटीज के पेशेंट में हार्ट डिजीज की कितनी हो चुकी है या नहीं हुई। तो सबसे पहले है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जैसे जिसको हम ईसीजी कहते हैं। ये सिंपल टेस्ट है, और ये टेस्ट हमारी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करता है कि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। और ये सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट इसलिए है क्योंकि ये सस्ता टेस्ट है, और हमें इमीडिएटली डायग्नोज करवा देता है कि ये पेशेंट को हार्ट अटैक हो रहा है या इसमें कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लक्षण आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसमें कुछ चेंजेस होती हैं, PQRST वेव होती है जिसमें टी वेव चेंजेस आती हैं, ST वेव चेंजेस आती हैं, वो हमें बताती है कि पेशेंट में ये कॉर्नरी के सिम्टम्स जो हैं ये बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज है।
उसके बाद होता है इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम क्या है? अल्ट्रासाउंड ऑफ द हार्ट इज कॉल्ड इकोकार्डियोग्राम। इकोकार्डियोग्राम में हम ये देखते हैं कि हमारे हार्ट का जो मसल है उसकी थिकनेस कितनी है, बिकॉज ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें हार्ट मसल जो होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे भी मॉडल में मैं बता रहा हूँ इसमें लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये थिक हो जाता है ये वाला। तो थिक होने से क्या है, इसकी अंदर की वॉल्यूम कम हो जाता है और इसकी कैपेसिटी कम हो जाती है, यानी कि एफिकेसी कम हो जाती है। नो डाउट ये थिक हो गया, पर इसके काम करने की क्षमता जो है वो कम हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं इसको लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। और ये हार्ट की पंपिंग एक्शन भी बताती है इकोकार्डियोग्राफी, जो मैंने बताया इजेक्शन फ्रैक्शन, वो हम वहां से कैलकुलेट कर लेते हैं इकोकार्डियोग्राफी से कि इस पेशेंट के हार्ट की इजेक्शन फ्रैक्शन कितनी है, कितने परसेंट ये हार्ट जो है इस पेशेंट का पंप कर पा रहा है ब्लड इसकी बॉडी में। अगर ये नॉर्मल रेंज में आ रहा है 55 टू 75 की रेंज में आ रहा है, इट मीन्स अभी ठीक है पेशेंट। अगर उससे कम आ रहा है, 55 से कम हो गया 54 52, इट मीन्स दैट पेशेंट इज गोइंग टूवर्ड्स हार्ट फेलियर। उसके बाद तीसरा टेस्ट होता है स्ट्रेस टेस्ट और ट्रेडमिल टेस्ट। स्ट्रेस टेस्ट और ट्रेडमिल, ट्रेडमिल आपने देखा होगा जिम में एक मशीन टाइप की रखी हुई है, उसके ऊपर वैसे ही ट्रेडमिल हमारे हार्ट वाले डॉक्टर्स के पास होती है, उसमें एक ऊपर लगा होता है इंस्ट्रूमेंट लगा है जो कि हमारी ईसीजी को रिकॉर्ड करता है उस टाइम जब हम दौड़ लगाते हैं उस मशीन। पेशेंट को हम कहते हैं कि उस पर रन करो, उस पर डिफरेंट लेवल पे रन करवाते हैं, उसको फिर क्लाइंबिंग करवाते हैं, उसी मशीन में वो ऊपर हो जाती है। उसके साथ साथ हम ईसीजी की मशीन उसमें रिकॉर्ड करती है, उसमें चेंजेस जो हार्ट में आ रही है और साथ साथ ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग हो रही है। उसके टेस्ट के बाद हम उसमें जजमेंट करते हैं कि पेशेंट की जो हार्ट की एक्टिविटी है, हार्ट का फंक्शन है ड्यूरिंग द एक्सरसाइज, नॉर्मल रहा कि नॉर्मल नहीं रहा। अगर पेशेंट का हार्ट का फंक्शन ड्यूरिंग एक्सरसाइज नॉर्मल नहीं रहा, इट शोज के पेशेंट में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज के लक्षण होने की संभावना ज्यादा है या बढ़ रही। अब हार्ट का हम कैसे अपना ख्याल कैसे कर सकते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लाइफस्टाइल चेंजेस। लाइफस्टाइल चेंजेस कैन हेल्प लोअर योर रिस्क फॉर हार्ट डिजीज and keep it from getting worse as well as help you manage that. सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज क्या है? फॉलो ए हेल्दी डाइट। हेल्दी डाइट, अब सब पूछते हैं कि सर हम क्या खाएं, डाइट बताइए, हमारा डाइट चार्ट बना के दो। डाइट चार्ट में क्या है? हमें बेसिकली क्या है, फ्रेश फूड्स, वेजिटेबल्स, और इसमें हमें केन फ्रूट्स भी हम ले सकते हैं, पर जिसमें के वो नहीं लगा होना चाहिए, जो प्रोसेस्ड नहीं है, वो फ्रूट्स हमें लेने। और फ्रेश फ्रूट्स में जो भी सीजनल फ्रूट्स हम ले सकते हैं जिसका कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो और ग्लूकोज लोड कम हो। जैसे कि बहुत मीठे फल हैं, चीकू हो गया, ग्रेप्स हो गए, वाटरमेलन हो गया, आम हो गया, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, तो ये फ्रूट्स हमें अवॉइड करने होते हैं। कम मीठे फ्रूट जैसे पपीता हो गया, उसके अलावा चेरीज हो गई, बेरीज हो गई और अमरूद हो गया, ये जो फल हैं ये हम ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फ्रेश उसमें फ्रूट्स के पोषण। लीन प्रोटीन का मतलब जो हमारे को प्रोटीन हल्का वाला प्रोटीन है, जैसे कि नॉन वेज जो खाते हैं उनमें जो चिकन में है उसका चेस्ट पीस लेना है, हमें लेग पीस नहीं लेना। एंड सिमिलरली फिश के जो हैं जो प्रोटीन है दे आर मच बेटर फॉर द हार्ट। और जंक फूड्स हमें अवॉइड करने हैं, जो कि मैंने पहले ही बताया कि जंक फूड में ट्रांस फैट्स बहुत ज़्यादा है, सेचुरेटेड फैट्स हैं, साल्ट बहुत ज़्यादा। ड्रिंक मोर वाटर, फ्यूअर शुगरी ड्रिंक्स, हमें जूस कम से कम पीना है, उसकी जगह हमें सिंपल वाटर ज़्यादा लेना है, एंड लेस ऑफ एल्कोहल। उसके बाद हमें हेल्दी वेट। व्हाट इज हेल्दी वेट? एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि सर मेरा हेल्दी वेट क्या होना चाहिए। मेरा वेट, एक पेशेंट आता है उसका हाइट है 170 सेंटीमीटर, उसका वेट है 100 kg, सो व्हाट इज द हेल्दी वेट फॉर दैट पेशेंट? तो हेल्दी वेट कैलकुलेट करने का बड़ा अच्छा मेथड एंड सिंपल है कि जितनी हमारी हाइट है इन सेंटीमीटर्स, दैट इज सपोज 170 सेंटीमीटर इज द हाइट ऑफ दैट पर्सन, उसमें से हमें -100 करके 70 जो फिगर बची, दैट शुड बी द आइडियल बॉडी वेट ऑफ दैट पर्सन। तो जिस पर्सन का 170 सेंटीमीटर
हाइट है उसका आइडियल बॉडी वेट 70 किलो होना चाहिए, जबकि उसका है कितना 100 केजी। तो हाउ मच इज ओवरवेट, ही इज ओवरवेट बाई 30 केजी। तो हमें क्या करना है कि अगर हम उस पेशेंट को ये एडवाइस करें कि तुम कम से कम 5 से 10% अपना वजन भी कम कर लो, तो आपका उससे भी एथेरोस्क्लेरोसिस और आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल्स कम हो जाएंगे और ब्लड शुगर भी कम हो जाएगा, और इससे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है बॉडी पे। ये नहीं कि हम 70 से हम 100 से 70 सीधे आ जाओ, ऐसे नहीं हो सकता। तो 5 से 7-10% तक भी कम हो जाए, उसके भी बहुत पॉजिटिव इफेक्ट बॉडी पे फील होंगे पेशेंट। तीसरा पार्ट क्या है कि फिजिकल एक्टिविटी। और फिजिकल एक्टिविटी जैसे मैंने बताया आजकल के कॉन्टेक्स्ट में बिल्कुल ही ऑलमोस्ट निल हुई है, बट फिर भी कुछ लोग अब हम सुबह देखते हैं तो जाते हैं पार्क में, साइकिलिंग करते हैं, वॉकिंग करते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग, जॉगिंग इन द पार्क्स दे डू इट। तो फिजिकल एक्टिविटी जो है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है आइसोटोनिक एक्टिविटी। आइसोटोनिक का मतलब हो गया जैसे फास्ट वॉकिंग और जॉगिंग, स्विमिंग, रनिंग, साइकिलिंग, ये जो है एरोबिक एक्सरसाइजेज, दे आर आइसोटोनिक एक्टिविटी। इनमें क्या है कि हमारे सारे मसल्स काम करते हैं और ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ती है, जिसकी वजह से हार्ट को पंप ज्यादा करना पड़ता है। पंप ज्यादा करना पड़ता है तो हार्ट की एक्टिविटी बढ़ती है, हम ज्यादा सांस लेते हैं, लंग्स हमारे ज्यादा अच्छा काम करते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी वेट भी कम होता है और हमारी खून की जो आर्टरीज हैं उनकी जो पेटेंसी है वो बरकरार रहती है, उसमें एथेरोस्क्लेरोसिस का इफेक्ट कम होता है। और एथेरोस्क्लेरोसिस कम हो बिकॉज जो कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी में घूम रहा है वो यूज अप हो जाएगा। सिमिलरली शुगर भी जो हाइपरग्लाइसीमिया हमारी बॉडी में घूम रहा है वो भी यूज अप हो जाएगा बिकॉज ऑफ द हायर एक्टिविटी ड्यूरिंग एक्सरसाइज। ये एक्सरसाइज हमें 30 to 40 मिनट्स पर डे और दिन में मतलब पर वीक 5 to 7 डेज ए वीक हमें करनी चाहिए। तो ये हमें देखना है 30 to 40 मिनट्स पर डे फॉर 5 to 7 डेज ए वीक हमें इंश्योर करना चाहिए कि हमें एक्टिविटी करनी है। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में मैं दोबारा से कुछ रिवाइज कराना चाहूंगा। स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हार्ट हेल्थ। द बेस्ट वे टू मेंटेन योर हार्ट हेल्थ इज टू मैनेज योर डायबिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट फिर वही आता है, क्रक्स ऑफ द सिचुएशन इज कि हमें अपनी डायबिटीज को प्रॉपर ढंग से मैनेज करना। उसको कैसे करेंगे हम, उसको वही मैंने 3 पॉइंट्स बताए, पहले डाइट, फिर एक्सरसाइज, फिर उसके बाद हमारी जो ड्रग्स। अगर इंसुलिन पेशेंट को एडवाइस किया गया डॉक्टर ने तो इंसुलिन, नहीं तो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट, एंटी डायबिटिक ड्रग्स जैसे डॉक्टर ने आपको बताया गया है वैसे हमें लेनी है। ये नहीं कि हमें देखने में क्या आता है कि कॉम्प्लायंस ऑफ ड्रग्स इज वेरी पुअर। अगर मैं पेशेंट को एडवाइस करता हूँ तो आपको 2 टाइम खानी है तो पेशेंट 1 टाइम ही खा रहा है। अगर मैंने कहा है कि सुबह ब्रेकफास्ट से आधा घंटा पहले खानी है, उसके बाद ब्रेकफास्ट करना है, फिर ऐसे करना है, वो पेशेंट क्या करेगा, जब उसका मन आता है जब खा। इवन यस्टरडे आई हैड ए पेशेंट जो कि बिल्कुल वेल क्वालिफाइड पेशेंट, उसको मैंने ट्वाइस ए डे डोज लिखी हुई और वो पेशेंट पिछले 3 महीने से 1 a day खा रहा है। सर मैंने भी एक टाइम से चल जाएगा। अब उसका HbA1c was 9%। He came after 3 months and well learned person। तो पूछा गया तो कहने लगा सर मैंने सोचा इससे से ठीक हो जाए। So such type of things should be avoided by the patient। They should trust the doctor और उसकी जो एडवाइस है उस पर उसको चलना चाहिए। क्योंकि अगर हम अपनी बीच में पोक करेंगे फिंगर्स तो उससे क्या है कि हमारा ही नुकसान है, डॉक्टर का तो कोई नुकसान नहीं। उससे हमारा नुकसान है, हमारी फैमिली का, हमारे बच्चों का, सबका नुकसान। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, रिमूव योर शूज एंड सॉक्स टू हैव योर फीट चेक्ड। जब भी आप डॉक्टर के पास जाओ उनसे कहो कि सर मेरी पेरिफेरल आर्टरीज चेक कर दीजिए, खून की नाड़ी। क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस से जो हमारी लॉन्ग आर्टरीज हैं, लॉन्ग आर्टरीज कौन सी, जो पैर को स्ट्राइक करते हैं, डॉर्सैलिस पीडियस आर्टरी होती है और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी होती है, ये आर्टरीज होती है जिनका मैं नाम ले रहा हूँ। इनको हम अगर पेशेंट भी हमें कहेगा तो हम उसको लिटा के कहेंगे ठीक है आप शूज उतार के लेटो और हम आपको देखेंगे। इससे क्या है, अगर हमारी वो आर्टरीज की पल्स ठीक आ रही है, मीन्स कि हमारी पेरिफेरल आर्टरीज ठीक है, तो वो अगर वो ठीक है तो इट मीन्स अंदर भी हमारी आर्टरीज की जो सप्लाई है वो ठीक है। और हमें पेशेंट से ये भी पूछना है कि इसमें आपके पैरों में कोई सुनपन तो नहीं, कुछ है तो नहीं।
और उसके नीचे पैर की सोल के नीचे अल्सर भी देखते हैं, कोई चोट के निशान, कुछ ये भी देखते हैं। तो जब भी पेशेंट हमारे पास ओपीडी में आता है तो डॉक्टर्स की ये ड्यूटी है चेक करना, और पेशेंट की ये ड्यूटी है कि रिक्वेस्ट द डॉक्टर टू प्लीज चेक हिज फीट एंड टोस, सॉक्स उतार के दिखाना। उसके बाद अपनी दवाइयों के बारे में डॉक्टर से बात करनी है कि मैं ये दवाई खा रहा हूँ। बहुत सारे लोग ओवर द काउंटर पिल्स खाते रहते हैं, ये आयुर्वेदिक दवाई, ये वाली दवाई, दैट शुड बी अवॉइडेड। समटाइम्स दे हैव साइड इफेक्ट्स आल्सो। कुछ उनके उसमें हैवी मेटल्स होती हैं, जैसे कुछ ड्रग्स ऐसी हैं आयुर्वेदिक जिनमें हैवी मेटल्स डली होती हैं। हैवी मेटल्स इन द लॉन्ग रन they get deposited in the organs like kidney, liver, brain, etc. and lead to lot of complications like kidney failure के बहुत सारे पेशेंट निकल आते हैं जो देसी दवाई खा खा के उनको परेशान होते हैं। फिर उसके बाद ये पेशेंट को चाहिए कि पूछना कि एस्प्रिन हमें लेनी चाहिए कि नहीं। वैसे डॉक्टर लिखते हैं हम लोग एस्प्रिन पेशेंट को, क्योंकि थिंकिंग के पेशेंट को कॉर्नरी आर्टरी डिजीज से हमें बचाना, तो इसलिए एस्प्रिन की लेनी चाहिए कि नहीं, वो भी डॉक्टर से पूछना चाहिए। और इसके अलावा एक पेशेंट की मैं पेशेंट को एडवाइस करना चाहूँगा, एक लिस्ट बना के लाएं अपने क्वेश्चंस की कागज पे, जो डॉक्टर से जब वो अपॉइंटमेंट हो तो पूछें कि सर मेरे को ये बारे में बताइए, क्योंकि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो भूल जाते हैं कि क्या मेरे को पूछना था, क्या रह गया। फिर हमें एबीसी का ख्याल रखना है। एबीसी का मतलब क्या है, फर्स्ट 6 मंथ्स में, 3 to 6 मंथ में, ए मीन्स ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन A1C, तो ये हमारा लेस देन 7% चाहिए। सेकंड पार्ट क्या होता है, इसमें हमें A1C हमारा 7% से नीचे चाहिए। इससे अगर ज़्यादा है तो हमें डॉक्टर हमारे एडवाइस करेंगे कि आपकी ड्रग को चेंज करेंगे या आपकी ड्रग को और बढ़ा के देंगे डोज को। और अगर ड्रग्स मैक्सिमम डोज पे चली गई है तो आपको इंसुलिन की भी वो देंगे। तो ये हमारे फर्स्ट है कि A1C। सेकंड पार्ट है ये 3-3 महीने पे हमें करवाना चाहिए, साल में 4 बार। और इसका रिकॉर्ड हमें रखना है, लॉग बुक रखनी चाहिए, छोटी सी डायरी लगानी चाहिए जिसमें कि लिखा जाए कि ये इस डेट को मेरा, इस महीने में जनवरी में मेरा A1C इतना था, उसके बाद अप्रैल में मेरा A1C इतना था, जून में, जुलाई में इतना था, उसके बाद अक्टूबर में इतना था। इस तरह से हमें अपना रिकॉर्ड रखने से हमारी जो प्रोग्रेशन ऑफ द डिजीज को हम अपने बहुत हद तक मॉनिटर कर सकते हैं। उसके बाद एक आया है वंस ए ईयर हैव ए डायलेटेड आई एग्जामिनेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है टू फाइंड आउट रेटिनोपैथी। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू है वो हमें चेक, अपने ग्लूकोज मीटर की रीडिंग लेके जाइए, जैसे मैंने बताया लिस्ट लेके जाओ, लॉग बुक लेके जाओ जिसमें आप बताओ कि भी ये है। उसके बाद अपना वेट के बारे में आप हर बार चेक करिए, उसको वेट को रिड्यूस कैसे करना है वो करना है। लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में आप डॉक्टर से डिस्कस करिए, कोई आपका मेंटल स्ट्रेस है उसके बारे में डिस्कस करिए। और स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो आपको डॉक्टर पहले से ही बताते हैं कि स्मोकिंग को हमें अवॉइड करना है। बट इन केस अगर स्मोकिंग आप नहीं छोड़ पा रहे तो आपको उसके लिए आप डॉक्टर से हेल्प लीजिए। उसके लिए कुछ मेडिसिन आती हैं जो कि जब पेशेंट को तलब लगती है स्मोकिंग की, उस टाइम वो यूज करे तो वो तलब कम हो जाती है और वो हमें स्मोकिंग कम करने में बेनिफिशियल होता है। स्मोकिंग के छोड़ने के मैंने एक YouTube पे भी अपने डाली हुई है वीडियो जिसमें कि हाउ टू स्टॉप स्मोकिंग, 4 वेज है, गोल्डन वेज ऑफ स्टॉप स्मोकिंग। तो प्लीज गो टू दैट YouTube ऑल्सो, उसमें डॉक्टर अशोक कुमार राणा के नाम से ही YouTube। तो ये मैनेज योर एबीसी, जैसे मैंने अभी आपको इससे पहले बताया, A1C टेस्ट टू मेजर योर एवरेज ब्लड ग्लूकोज ओवर 2 to 3 months, एम टू स्टे इन योर टारगेट रेंज। टारगेट रेंज जैसे मैंने बताया 7 या इससे कम होना चाहिए। फिर ब्लड प्रेशर को एक लेवल पे रखना है, 140/90 मिलीमीटर से कम चाहिए। और जो कुछ पेशेंट हार्ट के होंगे, जिनका हार्ट फेलियर के पेशेंट है, उनमें बीपी और भी थोड़ा कम होना चाहिए। तो ये डॉक्टर हमें गाइड करते हैं कि हमें कौन से ब्लड प्रेशर के लेवल तक रखना है। इसके लिए भी जो मेडिसिन डायबिटीज के साथ हमें डॉक्टर एडवाइस करते हैं वो मेडिसिन हमें साथ साथ लेनी है। अब पेशेंट ये कहता है कि डॉक्टर साहब मेरी इतनी सारी दवाइयाँ हो गई, ब्लड शुगर की 2 दवाइयाँ हो गई,
ब्लड प्रेशर की हो गई, कोलेस्ट्रॉल की हो गई, एस्पिरिन भी हो गई, एक बी कॉम्प्लेक्स भी आपने नर्व के लिए दे दिया। बट ये सब दवाइयाँ हमें देनी होती हैं सो एज टू लिव ए क्वालिटी ऑफ लाइफ और लॉन्ग लाइफ हम जिए विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल लेवल्स। अब कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है हर 3-3 महीने या 6 महीने बाद हमें करवाना चाहिए, 3 से 6 महीने के बाद जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा और जिनका लेवल नॉर्मल आ रहा है उनको एवरी ईयर करवाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल 5 तरह की, जैसे मैंने बताया अभी बता रहा हूँ। टोटल कोलेस्ट्रॉल, नंबर 2 एलडीएल, नंबर 3 बीएलडीएल, नंबर 4 एचडीएल एंड नंबर 5 ट्राइग्लिसराइड्स। इसमें से जो एचडीएल है वो हमारी जो है पॉजिटिव कोलेस्ट्रॉल है, वो हमारी बॉडी को बचाती है, दैट इज फॉर सीवियर कोलेस्ट्रॉल। बाकी चारों जो हैं वो हमारी नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल। तो ये तीनों नेगेटिव कोलेस्ट्रॉल जो है एलडीएल, वीएलडीएल और ट्राइग्लिसराइड, ये हमारी बॉडी में जैसे मैंने पहले शुरू में बताया ये जाके डैमेज्ड एंडोथेलियम में जाके जम जाती हैं और जम के वहां पे खून का एक क्लॉट टाइप का बना देती है। उसके ऊपर आके प्लेटलेट्स भी लग जाते हैं, रेड ब्लड सेल भी लगते हैं, थ्रोम्बोप्लास्टिन लग जाती है, वो सारे एक तरह का ब्लॉक कर देते हैं। पहले पार्शियल ब्लॉक करती हैं, उसके बाद उसको फुल ब्लॉक कर देती हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यूज हैं इसको हमें नॉर्मल रेंज से थोड़ा कम ही रखना होता है डायबिटिक पेशेंट। अगर 200 मिलीग्राम कोलेस्ट्रॉल मेंशन्ड है उसमें, तो डायबिटिक पेशेंट में इट शुड बी लेस देन 150। टीजी ट्राइग्लिसराइड जो 130 लिखा होता है वो 100 से कम चाहिए। सिमिलरली एलडीएल इट शुड बी लेस देन 70 और वीएलडीएल लेस देन 40 और एचडीएल जो हमारा 70 के आसपास आना चाहिए। तो ये जो चीजें हैं ये हम जो अपने कैलकुलेट, कई पेशेंट आते हैं कि सर हमारी इसके बराबर ही है, इसमें आप फिर भी हमें कोलेस्ट्रॉल की दवाई दिए जा रहे हो, स्टैटिन दिए जा रहे हो। उनको ये समझाना जरूरी है कि जो ये वैल्यूज हैं दीज आर फॉर नॉर्मल पॉपुलेशन, फॉर डायबिटिक पॉपुलेशन ये वैल्यू कम है क्योंकि हमें उनको और भी प्रोटेक्शन देनी है। तो इसलिए हमें उनको समझाना, पेशेंट को हेल्थ एजुकेशन एट एवरी अपॉइंटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि पेशेंट को एक बार में समझ नहीं आता, उसको बारी बारी हमें उसके हैमर करना पड़ता है कि भी आपको ये ऐसे करना है। स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेस से क्या है, हमारा हाइपरग्लाइसीमिया होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इसकी वजह से क्या है, स्ट्रेस को कैसे कर सकते हैं। स्ट्रेस कैन रेज योर ब्लड प्रेशर, कैन आल्सो लीड टू अनहेल्दी बिहेवियर्स सच एज ड्रिंकिंग टू मच अल्कोहल और ओवर ईटिंग। सीक प्रोफेशनल हेल्प इन द फॉर्म ऑफ काउंसलिंग। अब ये जो होते हैं साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल काउंसलर्स, उनसे हमें हेल्प लेनी चाहिए। उसके अलावा हमें मेडिटेशन ट्राई करनी चाहिए, योगा आसन ट्राई करने चाहिए, कपाल भारती ट्राई करनी चाहिए और इसके अलावा प्राणायाम ट्राई करना चाहिए। जैसे रामदेव जी बताते हैं योगा गुरु, वो हमें जो जो बताते हैं आपके उसमें वीडियोज में, उनको हमें फॉलो करना। थर्ड इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि हमें जो मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी गई हैं उसके ऊपर पूरा ध्यान देना है कि जैसे हमें मेडिसिन प्रेस्क्राइब करी गई है वो हमें देनी, सो दैट हमारी ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड दे शुड रिमेन नियर द टारगेट लेवल। टारगेट लेवल जो मैंने आपको समझाए थे उन्हीं टारगेट लेवल्स के हिसाब से हमें उनको रखना है। अब एक्सरसाइज में मैंने जैसे बताया आपको, ऑप्टिमल टाइम यू शुड स्पेंड पर वीक एक्सरसाइजिंग इज 150 मिनट्स पर वीक, सो डिवाइड इनटू 30 मिनट्स पर डे, 5 to 7 days. सिमिलरली सिटिंग लेस, सिट लेस, जैसे हम बैठे रहते हैं, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, बैठ के काम हो रहा है, 30-40 मिनट्स के बाद आप जाइए, निकल के कमरे में ही अपने वॉक करिए, जिससे कि क्या है कि आपकी हार्ट की पंपिंग एक्शन बढ़ेगी और हार्ट की जो है एक्टिविटी बढ़ेगी और खून की सप्लाई बढ़ जाएगी। एवरी 3 to 6 months अपना HbA1c चेक कराना है, आंखों की मैंने बताया आपको करना है और कोलेस्ट्रॉल चेक करना है। वेट की मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए आपको एक्सरसाइज, डाइट कंट्रोल और नंबर 3 प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स। शुगरी ड्रिंक्स, अल्कोहल, स्मोकिंग, दे शुड बी ऑल अवॉइड। मेडिसिन को प्रॉपर ढंग से लेना है, जैसे मैंने मेडिकेशन बताई आपको, जैसे डॉक्टर ने बताया बिफोर मील, कुछ ड्रग्स एंटी डायबिटिक्स हैं जो बिफोर मील लेनी होती है।
जैसे कि हम लोग सल्फोनाइल यूरियाज, मेटफॉर्मिन, वो बिफोर मील्स। कुछ ड्रग्स जो थायाजोलिडीन डायंस हैं या कुछ ड्रग्स हैं वो हमें आफ्टर मेडिसिन लेनी है, आफ्टर मील्स लेनी है। और एक ड्रग्स जो बीच की हैं जो बबली बोस और एक कार्बोस टाइप की है, उनको हमें विद मील्स लेनी है बिकॉज उनका एक्शन साथ साथ होता है। सो टेक मेडिकेशन एज एडवाइस एंड ईट वेल। ईट वेल का मतलब क्या है कि आपको एक प्लेट हमारी खाने की बनेगी, उसमें आधा पोर्शन तो हमारा फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रेश फ्रूट से होना चाहिए, बाकी आधे पोर्शन में हमें हाई फाइबर डाइट, उसमें हाई फाइबर डाइट में लीन प्रोटीन, दही वगैरह, ये सारा दूध या उसका बनी हुई चीजें वो होनी चाहिए। फिर अपनी केयर टीम के साथ फॉलोअप में रहिए, जो भी आपको गाइड करते हैं। जैसे जायदा की केयर टीम आपको बताती है फोन कर करके कि आपको ये ऐसे करना है, इसके लिए आपको डाइट कंट्रोल ऐसे करना है, आपको ये एक्सरसाइज करनी है, उनके कांटेक्ट में रहिए। कोई भी आपकी क्वेरी है जायदा केयर टीम से आप बात कर सकते हैं, उनकी एजुकेशन क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है स्लीपिंग, बेटर स्लीप। तो बेटर स्लीप जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 to 8 आवर्स। वो इतनी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 6 to 8 आवर की स्लीप लेके हम अपनी बॉडी के जो स्ट्रेस हार्मोन्स हैं उनको बढ़ने नहीं देंगे। अगर हम प्रॉपर ढंग से स्लीप नहीं लेंगे तो हमारे स्ट्रेस में रहेंगे, तो स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ेंगे तो हमारी शुगर के लेवल्स बढ़ेंगे, हमारे हार्ट रेट बढ़ जाएगा, टैकीकार्डिया हो जाएगा, जिससे कि हमारी बॉडी के ऊपर हाइपर एक्टिविटी रहेगी और ये अल्टीमेटली इन द लॉन्ग रन हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा। तो हमारे को स्लीप जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट। कैरी होम मैसेज क्या है मैं जो बताना चाहूंगा आपको लास्ट ऑफ ऑल, डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज रिस्क। डायबिटीज इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज 2 times more in men and 4 times more in women. Diabetes affects about 1 out of 10 people in United States. Heart disease is the leading cause of death in diabetics. Then what you can do to protect your heart? Number one, that is the same ABC. ABCs का मतलब keep your A1C, that is glycosylated hemoglobin, less than 7. Then number 2, keep your blood pressure under control. Number 3, C, keep your cholesterol under control. And number S, stop smoking. Then take medicines as prescribed by the doctor in the same amount as he has prescribed. Be active. Be active means do your exercise, lifestyle modifications, and eat more vegetables and fruits. You can join virtual care clinic in 3 simple ways as it has been mentioned in this slide. And then last of all, thank you all of you for nicely listening to this slides, PowerPoint presentation. Thank you so much. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग सो वेल। इतने अच्छे से, इतने डिटेल में, इतने इन डेप्थ आपने इतने अच्छे से सब कुछ एक्सप्लेन किया अबाउट डाइट, अबाउट स्ट्रेस मैनेजमेंट, अबाउट डायबिटीज मैनेजमेंट एंड अबाउट हार्ट हेल्थ एज वेल। सो थैंक यू सो मच। नाउ द फ्लोर इज ओपन फॉर क्वेश्चंस। तो अगर हमारे पार्टिसिपेंट्स का कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है जो आप पूछना चाहते हैं अबाउट द टॉपिक जो हमने आज डिस्कस किया, तो आप अपने आप को अनम्यूट करके, अपने माइक को ऑन करके आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें चैट बॉक्स में लिख करके भी अपना क्वेरी, अपना क्वेश्चन भेज सकते हैं। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस, कोई भी क्वेरी आपकी आज के टॉपिक से जो हमने डिस्कस किया उससे रिलेटेड, तो प्लीज आप अपना माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर हमें चैट बॉक्स में लिख करके भी आप अपना सवाल भेज सकते हैं। ऑलराइट डॉक्टर, वी हैव वन क्वेश्चन रिसीव्ड। हार्ट डिसीज होने के कितने परसेंटेज होती है इन डायबिटिक पेशेंट्स? 15 to 20% more chances. 1 out of 10 US डायबिटिक्स पेशेंट में ज्यादा है मेन में, और इनमें 15 to 20% ज्यादा रहते हैं।
जी, thank you so much, Doctor, and thank you so much, Mr. Kanchan, for your question. Any other question, कोई भी डाउट, कोई भी और क्वेश्चन अगर आपका है तो प्लीज आप हमें चैट बॉक्स में लिख करके अपना सवाल भेज सकते हैं, या फिर अपना माइक ऑन करके डायरेक्टली डॉक्टर से अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. Doctor, we have one more question from Mr. Santosh Ratan. The question is, controlled hypertension are also risk to heart disease. Controlled hypertension is also a risk to heart disease. नहीं, कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन हार्ट डिजीज तो कर सकती है, परंतु उसमें क्या है, हार्ट डिजीज तो करेगी हाइपरटेंशन इटसेल्फ, पर उसकी डिलेड हो जाएगी, जितनी जल्दी नहीं होगी. अगर हाइपरटेंशन अनकंट्रोल्ड है और डायबिटिक पेशेंट है, फिर तो बहुत ही ज्यादा चांसेस इंक्रीज होते हैं, 2 to 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएंगे. जैसे कि अभी स्लाइड पे भी आया था कि दे आर बोथ सिस्टर्स, दे ऑलमोस्ट गो हैंड इन हैंड. परंतु अगर कंट्रोल्ड हाइपरटेंशन है, पेशेंट का प्रॉपर कंट्रोल है, तो उसको हार्ट डिजीज हो तो सकती है, पर बहुत डिलेड होगी, बहुत डिले, और नहीं भी हो सकती, क्योंकि उसका एथेरोस्क्लेरोसिस प्रोसेस जो है वो कंट्रोल्ड रहेगा, वो होगा नहीं. उसके साथ में ये भी हमें ध्यान देना है कि भी हमें कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी हमें 3-3 महीने पे चेक कराते रहने. कोलेस्ट्रॉल लेवल हमारा ठीक रहना चाहिए, और हमारा ब्लड प्रेशर प्रॉपर कंट्रोल रहना चाहिए, 24 आवर कंट्रोल रहना चाहिए. और थर्ड पार्ट ये कि कंप्लायंस ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर हम जैसे 24 आवर का साइकिल होता है ड्रग्स का, अगर कोई टैबलेट टेलवास या टेलमिसार्टन हमने लिखी सुबह 8 बजे खानी है, तो पेशेंट कई बार क्या करता है, उसको 9 बजे ले रहा है, 10 बजे ले रहा है. आधे घंटे का तो आगे पीछे हम कर सकते हैं, पर बहुत ज्यादा नहीं. तो जो कंप्लायंस ऑफ द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग प्लस कोलेस्ट्रॉल लेवल को हमें ध्यान दे के रखना है, और अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हमें कंटिन्यू करनी है, तो ये चांसेस बहुत कम हो जाते हैं हार्ट डिजीज में. Thank you so much, नमस्कार. Doctor. नमस्कार सर. डॉक्टर साहब, ये जो पैरों में नीचे पिंडलियों में जो दर्द होता है, ये किस रीजन से हो रहा है? किस वजह से ये किस वजह से हो रहा है? ये पैरों में पिंडलियों में जो दर्द हो रहा है जी, एक, हाँ, ये जो पैरों में पिंडलियों में दर्द का कारण होता है कि एक तो मैंने आपको बताया भी, जैसे आप डॉक्टर के पास जाओ तो उससे कहो चप्पलें अपने सॉक्स उतार के कि सर मेरी आर्टरीज चेक कर दो पैर की. अपने आप भी कहो, डॉक्टर की तो ड्यूटी है ही है, बट समटाइम्स डॉक्टर में फॉरगेट, तो आप कह के वो करें. नंबर 2 क्या जी. होता है, पेरिफेरल न्यूरोपैथी है एक कंडीशन, जो मैंने बताया कि भी खून की जो ये हमारी जो खून की नाड़ियां जो नर्व्स को सप्लाई करती हैं, वो डैमेज हो जाती है सबसे पहले, क्योंकि ब्रीक जी. आर्टरीज है, वासा नर्वोरम कहते हैं उसको. तो उनमें जी. एथेरोस्क्लेरोसिस होने से जो खून की नसें, जो हमारी नसें सप्लाई कर रही हैं, वो पैर के पिंडलियों के जो मसल्स होते हैं, उनमें जो नसें सप्लाई कर रही होती है, उनमें ब्लड सप्लाई कम हो जाती है, जिसकी जी. वजह से उसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी कहते हैं, पेरिफेरल न्यूरोपैथी और पेरिफेरल आर्टरी डिजीज. तो इन दोनों जी. चीजों के लिए हमें डॉक्टर के पास, जिनको भी आप दिखाते हैं उनके पास जाके आप देखेंगे, और वो आपको चेक करके बताएंगे कि इन दोनों में से कौन सी बीमारी लगती है. उसके हिसाब से फिर आपका इलाज होगा. जी. अगर पेरिफेरल आर्टरी डिजीज है तो उसके लिए आपको अलग से मेडिसिन है, स्टिलोस के नाम से गोली आती है, वो दी जाती जी. है, जो कि डायलेट करती है खून की नाड़ियों को. अगर जी. न्यूरोपैथी है तो न्यूरोपैथी के लिए हम और गाबापेंटीन और प्रीगैबालिन टाइप की ड्रग्स यूज करते हैं, तो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, कंट्रोल हो जाते हैं. थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू. थैंक यू. थैंक यू. करके अम्मी आ गया. बोलो. रेज अगर कोई सवाल पूछना बेटा आप उसकी स्क्रीन पे आ जाओ. रेज हैंड मतलब हाथ ऊपर कर लिया है, क्लास में करते हैं. हाँ जी, मेरा कोई क्वेश्चन. राकेश बोलो. राजी पूरा सुना ही आपको.
मैंने हमने देख कोई लिया। छोड़ी नहीं। हाँ जी, हाँ जी। हाँ बोलो। ठीक है जी। बहुत अच्छा लगा। चलो ना, थैंक यू। चलो, मैंने तुम्हारा नाम पढ़ा ना, मैंने कहा राकेश पानीपत से है। अच्छा, चलो, तुम्हें तो डायबिटीज नहीं है अभी, क्या है? नहीं जी, नहीं जी, नहीं। अच्छा चलो ठीक है। मैं फ्री ऑफ डायबिटीज हूँ। अच्छा, हाइपरटेंशन? हाइपरटेंशन है जी, माइनर जी है। अच्छा 130/90 हो जाता है। चलो, सवेरे मेडिसिन जाता ले हूँ लो रोज। फिर। अच्छा रोज जाता हूँ। बंद क्यों करना? वहाँ से ऑफ करेंगे, ऑफ करेंगे ना। हेलो। Yes, I'm sorry, I was on mute. Yeah. So we have a question from Miss Menu Ratan. The question is, young adults working out in gym and getting heart attack is often a heard news. How is it possible that a young person who is athlete by profession is getting heart attack? अब उसमें ना उसकी जो ये मैं उन्होंने मीनू रतन जी ने क्वेश्चन पूछा है, उसके बारे में यही बताना चाहूंगा कि भी उसमें ना कई बार फैमिली हिस्ट्री होती है कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की, ऐसे पेशेंट्स उनकी हिस्ट्री होगी, फैमिली हिस्ट्री कॉर्नरी आर्टरी डिजीज की, जिनमें ये पेशेंट्स में होता है। या फिर सेकंड पार्ट क्या होता है कि देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर अननोन फैक्टर्स। आपने देखा होगा कई बार बॉक्सर्स में एकदम सडन हार्ट अटैक हो जाता है, तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। एरिथमियाज वगैरह हो सकते हैं, उसमें एक हार्ट की कंडीशन होती है एरिथमियाज, जिसका एरिथमिया का मतलब होता है कि हार्ट की बीटिंग जो है बड़ी इरेगुलर बीटिंग होती है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, दे आर कॉल्ड मैलिग्नेंट एरिथमियाज। तो वो पेशेंट को जैसे एक्सरसाइज जब कर रहा होता है वो कहीं एकदम अचानक एरिथमिया में चला जाता है, एंड दैट इज द कॉज ऑफ सडन कार्डियक डेथ। उसमें हम ये नहीं कह सकते कि एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से हुआ, that may be because of the deranged conduction activity of the heart. तो कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट है, एक कंडक्शन सिस्टम है, एक आर्टीरियल सिस्टम है। तो कंडक्शन सिस्टम है नर्वस सिस्टम ऑफ द हार्ट। जो नर्वस सिस्टम अफेक्ट हो गया उस पेशेंट का, कहीं बहुत ज्यादा उसने एक्सरसाइज करी, उसमें एरिथमिया में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो एरिथमिया दैट में बी द कॉज ऑफ सडन डेथ। अदरवाइज कॉर्नरी आर्टरी इज नॉट द कॉज ऑफ डेथ। एंड सेकेंड पार्ट इज, एक और कंडीशन आती है जिसमें स्पास्टिक्स आर्टरीज हो जाती है, बहुत ज्यादा एकदम स्पाज्म में चली जाती है कॉर्नरी आर्टरीज, और उसकी वजह से पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट या कार्डियक मायोकार्डियल इंफाक्शन हो सकती है, इंसल्ट डेथ भी हो सकती है। और जब आप उसका पेशेंट, मेरे पास एक पेशेंट आया स्टेट बैंक का, मेरे को याद है अबाउट 10-15 ईयर्स बैक, ही केम विद कार्डियक स्टेंट। उसको मैंने इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह देके रिवाइव कराया, उसको भी इन्वेस्टिगेट हुआ फोर्टिस हॉस्पिटल मोहाली में, उसके कोई आर्टरी ब्लॉकेज नहीं। तो इट वाज कंसीडर्ड कि इट वाज बिकॉज ऑफ कॉर्नरी स्पाज्म, जिसकी वजह से उसको उस टाइम हार्ट अटैक हुआ। उसके बाद स्पैज्म रिलीज हो गया, पेशेंट ठीक हो गया। तो देयर आर सर्टेन फैक्टर्स व्हिच आर स्टिल अननोन कि इन पेशेंट्स में ये क्यों हो रहा है। तो दे आर अननोन फैक्टर्स। एक फैक्टर तो मैंने आपको बताया, अरिथमियाज, दैट इज डिस्टर्ब्ड कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, दैट मे लीड टू सडन कार्डियक अरेस्ट एंड डेथ। थैंक यू फॉर आस्किंग द क्वेश्चन। All right. Thank you so much, Doctor. So, Doctor, before we close, there is a small video about your BCC which I'd like to play if you allow. Yes, ma'am.
Thank you. बहुत अच्छी. All right. Thank you, ma'am. Thank you. Nice video. Thank you so much, Doctor, and thanks once again for joining us today. हमें इतना अच्छे से आपने गाइड किया, एजुकेट किया. So thank you so much for your time. And thanks to all the participants who have joined us today. I hope ये सेशन आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा. कुछ नई चीजें, कुछ नई बातें आपको हार्ट हेल्थ के बारे में सीखने को मिली. एंड जो भी डॉक्टर ने हमें गाइडेंस दी है, आप उसे फॉलो करेंगे. हम इस सीरीज ऑफ सेशंस को कंटिन्यू करेंगे डॉक्टर राणा के साथ, जिसमें हम डायबिटीज से जुड़े और भी कई सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे. तो आई होप आप उन सेशंस को भी जरूर ज्वाइन करेंगे. So with that, have a good evening, everyone. Stay safe and take care. Thank you. Thank you all. Thanks. Thanks, sir. Thanks also. Thanks. Thank you.